मोहम्मद केके जी, इनको हमारे कार्यकर्ता उचित स्थान पर स्थान देकर के बैठाएं। 2274वां धम्म विजय दिवस मनाने के लिए एकत्रित 1-2500 वर्षों का लगभग एक समय गुजर चुका है। झेलम में पता नहीं कितना पानी बह गया होगा, गंगा कितनी प्रदूषित हो गई होगी, इसका लेखा जोखा किसी के पास नहीं। सिर्फ इसका एक ही कारण है कि हमने सम्राट अशोक को भुला दिया। हमने जो धम्म नीति सम्राट अशोक ने पूरे विश्व में लागू किया था, उसकी अनदेखी की है। समय ने जब से अंधेरों से दोस्ती की है, हमने जला के अपना घर रोशनी की है। ये हमारा इतिहास है कि समय ने जब से अंधेरों से दोस्ती की है, हमने जला के अपना घर रोशनी की है। और गवाह है दीवारों पे ये धुएं के धब्बे कि यहां कभी रोशनी ने खुदकुशी की। हमारे सीने में जलन है। मैं महसूस कर रहा हूं कि हमारे सीने में जो जलन हो रही है, वहां यहां एकत्रित एक एक व्यक्ति के अंदर जलन है। यह जो भारतवर्ष का नक्शा, जहां अपार समुद्र लिखा गया है, जहां भारत महासागर लिखा गया है, जहां पूर्वी समुद्र लिखा गया है, और सम्राट अशोक महान का साम्राज्य, इसको देखिए और आज के परिप्रेक्ष्य में वर्तमान भारत को देखिए। हमारे विद्वान आयोजकों ने आज का विषय बिंदु भी यही रखा है कि वर्तमान भारत बनाम सम्राट अशोक कालीन भारत। यह निश्चित तौर पर एक बहुत बड़ा विषय है। हमारे विद्वान वक्ताओं के लिए दीवार पर, पोस्टर पर सम्राट अशोक महान कालीन भारत का चित्र तैयार किया गया। आइए, मैं चाहता हूं कि इस कार्यक्रम की शुरुआत अंधेरों से दोस्ती करने वाले उन धुएं के धब्बे से हो, जो आज बड़े गौरवान्वित होकर और बड़े सदे हुए कदमों से भारतवर्ष की अस्मिता, भारतवर्ष के सम्मान और भारतवर्ष के अतीत को पुनः स्थापित करने के लिए हमारे बीच काम कर रहे हैं। आइए, मैं सम्मान के साथ आज के मुख्य अतिथि माननीय संतोष कुमार जी, लेखा नियंत्रक, स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार को सम्मान के साथ माइक पर आमंत्रित कर रहा हूं कि आप आए और आज के विषय बिंदु सम्राट अशोक कालीन भारत वनाम वर्तमान भारत के परिप्रेक्ष्य में अपने विचार प्रस्तुत करें। आदरणीय संतोष कुमार। आगंतुक सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारीगण, इस सभा में, इस समारोह में 2274वां विजय धम्म दिवस मनाने के लिए उपस्थित हमारे सभी आगंतुकगणों को मेरा नमस्कार। मुझे गर्व होता है कि मैं भी सम्राट अशोक क्लब के सदस्य की तरह सोचता हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं भी सम्राट अशोक क्लब के सदस्य की तरह बातें करता हूँ। मुझे गर्व होता है कि मैं भी सम्राट अशोक क्लब के लोगों की सम्राट अशोक क्लब ने बड़े कम समय में एक पहचान बनाई, एक ऐसे इतिहास को पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया है जो इतिहास गौरवशाली है, जिस इतिहास पे हमें गर्व होता है, जो इतिहास अपने चिंतन और विज्ञान में उसका विश्व में कोई समानांतर नहीं है। सम्राट अशोक क्लब को मैं इस कार्य के लिए और इस कार्य की प्रगति के लिए और जिस ओर चल रहा है उसमें पूरी शुभकामना व्यक्त करता हूं और आगे आने वाले समय में मैं हमेशा उनके साथ काम करूंगा। मेरा ऐसा प्रण है। मैं कुछ ऐसे सरकारी कार्य से कल मुझे करना है पटना में, जिसके चलते मुझे जाना पड़ रहा है। मुझे आज ही एक तरीका है जब मैं 9 बजे कल पटना पहुंच पाऊंगा, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए मैं हमेशा से विजय धम्म दिवस समारोह को मैं उपस्थित होने का आदी रहा हूं, और इसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि मैं डॉक्टर सज्जन मौर्य को सुनना चाहता हूं। इनके जोशीले भाषण, इनके जोशीले जो विचार हैं उनको सुनना चाहता हूं, और चाहता हूं कि वो मेरे अंदर भी आए, वो विचार आए, और एक विचार दूसरे में कई सीडी, लाखों करोड़ों सीडी बने उनके डॉक्टर सज्जन मौर्य के विचारों की, ताकि हम एक दूसरे से ऐसे जुड़ जाएं और हमारा सभी का ध्येय एक हो जाए कि हमें उसी स्वर्ण युग की स्थापना करनी है, उसी स्वर्ण युग के लिए काम करना है, उसी स्वर्ण युग की तरह से चलाना है देश को, जिस तरह से सम्राट अशोक ने चलाया था।
मैं विषय काफी गंभीर है, सम्राट अशोककालीन भारत और बनाम वर्तमान भारत। समय बदली है, परिस्थितियां बदली हैं, जनसंख्या बदली है, तमाम चीजें बदली हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि जब भी कोई शासन इस तरह से चलता है और इस तरह से उसका विस्तार होता है, कई जगह लाल वाला क्षेत्र तो वो क्षेत्र है जहां पे सम्राट अशोक का शासन था, और पीला वाला वो क्षेत्र है जहां सम्राट अशोक ने अपनी दर्शन फैलाए थे, धम्म से विजय किया था। और धम्म से विजय का मतलब उनके दर्शन का विजय था। और वो आप देख रहे हैं, जहां भी बेजोड़, जहां भी मजबूत मानवीय बसाहट होगा, वहां तक सम्राट अशोक का धम्म फैला हुआ है। क्योंकि ऊपर में जो एरिया है मंगोलिया का, वो कोल्ड डिजर्ट है, उसके ऊपर इतना ज्यादा ठंडा था रसिया में कि वहां तक कम मानवीय बसाहट थी। लेकिन ग्रीस से लेके और वेस्ट एशिया का कोई पार्ट, और फिर पर्सिया और हमारा इंडो गैंजेटिक प्लेन, और उसके बाद चाइना और कंबोडिया तक, जहां पे ज्यादा मानवीय बसाहट थी, वहां तक फैला हुआ था हमारा। और उसके बाद जो एरिया धम्म के बाद में कालांतर में प्रवेश में आया, जापान, कोरिया, चाइना, ये सब ही क्षेत्र जो उजले में है, वो भी धम्म से ही प्रभावित रहे हैं, बाहर के नहीं है। इसलिए अगर इस पूरे मैप को कलर कर दिया जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मजबूत शासन व्यवस्था चलाई जाती है तो तीन चीजें बड़ा जरूरी आती हैं: अहिंसा, शांति और विकास। और तीनों चीजें एक सीरीज में रखी हुई हैं। अहिंसा शुरू करेंगे तो शांति होगी, शांति शुरू करेंगे तो विकास होगा। जब जब ऐसा शासन चला है, वो शासन मजबूत हुआ है, वो शासन का एक अपना एक जन कल्याणकारी शासन हुआ है। और इसीलिए वो शासन बहुत दिन तक चला, बहुत वर्षों तक चले हैं। और अगर वो शासन बाद में, जैसे इस ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में जाए, तो मैं अभी बात कर रहा था हमारे हिंदुस्तान के आर्कियोलॉजी के सबसे बड़े ज्ञाता हमारे बीच बैठे हुए हैं श्री के मोहम्मद जी। उनका जो काम है वो किसी से छुपा नहीं है। पूरे देश में इन्होंने जो जितने भी आर्कियोलॉजिकल साइट्स डिस्कवर किए हैं, और उसके उनके पे जो उन्होंने शोध किया है, वो काबिल तारीफ है। और के मोहम्मद साहब से मैंने जब बात की, उन्होंने बताया कि दो शासन, सम्राट अशोक और उसके बाद अकबर, दोनों में एक विशेषता थी, इसलिए सबसे बड़ी लंबा समय इनका शासन चला। बाद के शासन बड़े कमजोर रहे, क्योंकि ये तीन चीजें, शांति, अहिंसा और विकास, वैसी पते चंद्रगुप्त मौर्य और बाद के शासकों ने इस क्षेत्र को जीता और इस क्षेत्र को राज स्थापित किया। सम्राट अशोक के पास ये पूरा क्षेत्र मिला। सम्राट अशोक के जो जितने भी रॉक एडिक्ट हैं, वो ये बताते हैं कि कलिंग का जो विजय के बाद उन्होंने धम्म की स्थापना की, धम्म को अंगीकार किया। लेकिन धम्म को अंगीकार अपने तक ही नहीं किया। अगर अपने तक करते तो शायद इतनी लंबा समय तक शासन नहीं चलता। उन्होंने इसको फैलाया। इस धम्म के विजय में जो भी इनकी गुण थे धम्म के सिद्धांतों में, उस धम्म के सिद्धांत को चारों तरफ अपने आसपास फैलाया, ताकि उस धम्म के सिद्धांत चलते एक तो लोगों में अहिंसा की भावना बल करे, और दूसरा कि वो शांति उत्पन्न हो चारों तरफ, और शांति में विकास होगा। और विकास होगा तभी सम्राट अशोक एक सुयोगी शासन, एक बढ़िया शासन दे पाएंगे। और उस शासन में विज्ञान की तरक्की होगी, उस शासन में प्रशासन जिम्मेदार प्रशासन होगा, उस शासन में कई ऐसी व्यवस्थाएं वो रखते थे, कई प्रोविंशियल जो प्रादेशिक शासन थे उनका, जहां पर उन्होंने अपने रिप्रेजेंटेटिव रखे हुए थे, उनसे भी डेली प्रतिदिन पर रिपोर्टिंग, पता नहीं क्या वैज्ञानिक मेथड था उनका, या किस तरीके से वो हर राज्य के बारे, उस राज्य में सभी नागरिकों के बारे में, उस राज्य में क्या क्या हो रहा है, वो जो रिपोर्टिंग का, जो बैक रिपोर्टिंग का जो मेथड था, वो उन्होंने इजाद किया था। और तभी तुरंत जो भी सहायता होती थी या जो भी कुछ करना होता था, जो भी उस समस्या का निराकरण करना था, वो तुरंत पहुंचा था। सम्राट अशोक ने इस ऐसी व्यवस्था रखी जिसमें एक रिस्पॉन्सिबल, जिम्मेदार शासन की स्थापना हो सके, जो जनता के लिए तुरंत उसको रिमेडी या तुरंत उसको अंतरिम सहायता या तुरंत रिलीफ पहुंचाए, ऐसी व्यवस्था थी। और जितने लेवल पे, मतलब जितने लेवल
चाहे वो प्रदेश लेवल हो, चाहे विलेज लेवल हो, चाहे ऊपर सेंट्रल लेवल हो, जहां भी उन्होंने शासन की जो भी लोग शासन में स्थापित थे वो लोग अपने ऊपर वाले के प्रति तुरंत जवाब देते थे और जब भी कोई बात या घटना होती थी तो तुरंत ऊपर में खबर पहुंच जाती थी कि ऐसा हो रहा है। इसका मतलब एक ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम, एक ऐसा रिपोर्टिंग सिस्टम उन्होंने एस्टैब्लिश किया था जो आज भी पता नहीं चलता है वो कैसे उन्होंने किया, कि आज भी उस पर काफी शोध हो रहे हैं कि वो कैसा था कि उनको तुरंत एक छोटे से गांव में क्या हो रहा है ये रिपोर्टिंग, जबकि उस समय इतने बड़े ना टेलीफोन थे, ना इतने साधन थे, ना ऐसे चीजें थी, लेकिन तुरंत उनको ये रिपोर्टिंग होती रहती थी कि यहाँ पे आपको ये जरूरत है और तुरंत उस तरह से उस तरह से सहायता या जो भी उस तरह का जो भी डिसीजन मेकिंग है वो तुरंत वहां पहुंचाया था। इसीलिए वो एक तो सोचो जैसे वाजपेयी जी के बाद क्या होगा ये पता ही नहीं चल पा रहा है, उसी तरीके से कई शासन व्यवस्था ऐसी जहां भी मुख्यमंत्री है वो सोचता है कि नीचे हमारा सेकंड आदमी कौन है, सेकंड आदमी खत्म कर देते हैं लोग। लेकिन सम्राट अशोक ने जब पिता पुत्र के संबंध के बारे में कहा कि ये पिता पुत्र का संबंध है, तो पिता तो ओल्ड एज में पुत्र को अपना 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 पूरी बातें दे देता है, स्टेप दे देता है कि भाई आगे ऐसे चलाना है। सम्राट अशोक ने अगर ये बातें लिखी है अपने वक्त में तो जाहिर है कि छोटी सी बात सम्राट अशोक ने अगर शिलालेख पे लिखी है इसका बहुत बड़ा उसका अर्थ रहा होगा और पता नहीं हम लोग उतना शोध नहीं कर पाए हैं या सम्राट अशोक पे भी बहुत कम शोध हुए हैं। जो बातें आपको मिलती हैं किताबों में और छिछले स्तर पे वो बातें सम्राट अशोक के बाद लोगों ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए अपने स्वार्थ के लिए जोड़ दिया है। इसमें मैं चाहूंगा सम्राट अशोक क्लब के पदाधिकारियों की तरफ से कि बाकायदे वो बातें जो कि शिलालेखों में सम्राट अशोक ने लिखवाई हैं और उसका सही मीनिंग क्या था इस पर जो है इस पर शोध होनी चाहिए, इस पर शोध आपके तरफ से हो, क्योंकि आप ही समझ सकते हैं कि आखिर वो क्या शासन कैसी शासन व्यवस्था थी जो इतने सालों चली। और मैं एक बात और भी कहना चाहूंगा कि सम्राट अशोक काल के बाद जब बिड़त मौर्य का हत्या के बाद जब दूसरे शासन आया तो एक बहुत बेजोड़ जो धरोहर का ज्ञान था उसको खत्म किया गया। जिस तरह से यूरोप में मिडिल एज में सभी बातें इस तरह से पैदा की गई कि समुद्र यात्रा पे भी रोक लगा दी गई कि समुद्र यात्रा भी धर्म के खिलाफ है। जितना भी करना उससे क्या हुआ कि हमारा जो ज्ञान विज्ञान उस बढ़ा हुआ था 800 साल में वो 800 साल का डार्क एज आ गया। उसके बाद 1498 में सोचने वाली बात है 1498 में पहली बार वास्को डी गामा भारत आया, यानी 500 साल जो 500-600 सेंचुरी में जो नवल का विकास हुआ था, नव परिवहन का जो विकास हुआ था वो 700-800 साल खत्म हो गया। उसके बाद 1498 में भारत की खोज वास्को डी गामा ने की। तो ये सोचने वाली बात है कि एक गलत आदमी जैसे ही सिस्टम में आ जाता है वो इतना बड़ा नुकसान करता है कि 700-800 सालों का आपको फर्क देख रहा है। उसी तरह जैसे पुष्पित सिंह जब आया तो पुष्पित सिंह ने इतना नुकसान किया सभी ज्ञान विज्ञान धरोहर सम्राट अशोक के, उसको खत्म करने के बाद आपको कम से कम 2000 साल पीछे ले गया। आज अगर वो व्यवस्था कंटिन्यू हुई होती या सम्राट अशोक की व्यवस्था कंटिन्यू होती तो आज हम 2000 साल में कहाँ होते, उसकी कोई कल्पना नहीं करता। ये वो चीज होता जो वास्तव में सुनिश्चित होती अगर हम उसी जो व्यवस्था कंटिन्यू करते। लेकिन एक गलत शासन व्यवस्था ने इतना बड़ा नुकसान कर दिया हमारे पूरे ज्ञान धरोहर का कि हम फिर उभर नहीं पाए और आज तक नहीं उभर पा रहे हैं। जहाँ तक वर्तमान भारत का विषय है, क्योंकि मैं सरकारी अफसर हूँ, मैं ज्यादा बोल नहीं सकता वर्तमान बात पर, वो डॉक्टर बोलेंगे लेकिन मैं इतना ही कहूँगा एक शेर के साथ आज के परिदृश्य पे कि उनके कब्र पर एक भी दिया नहीं जलता, उनके कब्र पर एक भी दिया नहीं जलता जिनके खून से रोशन है चिरागे वतन। आज की स्थिति यह है कि उनके कब्र पर एक भी दिया नहीं जलता जिनके खून से रोशन है चिरागे वतन और जगमगा रहे हैं मकबरे उनके आज, जगमगा रहे हैं मकबरे उनके आज जो बेचा करते थे कभी शहीदों के कफन। धन्यवाद। इनकी पीढ़ियों तक इस बात को याद रखें कि आपने जो 2274वां धम्म विजय दिवस सम्राट अशोक क्लब के साथ वेबसाइट लॉन्च की जा रही है। अभी एक ऐसी नई व्यवस्था आप सभी के सहयोग से सम्राट अशोक क्लब के भरपूर मस्तिष्क से परिपूर्ण नौजवानों की
देन के कारण आज 16 सालों के बाद सम्राट अशोक क्लब की अपनी वेबसाइट आपकी सेवा के लिए लॉन्च की जा रही है, जिसमें आप घर बैठे हमारे विचार पा सकते हैं, अपने विचार दे सकते हैं, जिसकी वेबसाइट आज लॉन्च हो रही है। क्योंकि उस जमाने का चंद्रगुप्त मौर्य जो था वो तलवार चलाने का माहिर था, लेकिन आज के चंद्रगुप्त मौर्य को इंटरनेट चलाने का माहिर होना चाहिए। क्या बात, बहुत बढ़िया। अब महान सम्राट अशोक के अभिलेख अगर आपको पढ़ना हो तो गुजरात में गिरनार जाने की जरूरत नहीं है। आप अशोक क्लब की वेबसाइट खोलिए, गिरनार आपके घर आ जाएगा। धन्यवाद। सम्राट अशोक क्लब एक अराजनैतिक राष्ट्र समर्पित संस्था है, जिसकी स्थापना तिथि 2 फरवरी 1996, स्थान सिद्धार्थनगर जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश भारत में की गई। इस संस्था के संस्थापक माननीय सुभाष सिंह मौर्य एवं भारत के राष्ट्रीय क्रांतिकारी हैं। सम्राट अशोक क्लब का उद्देश्य है सम्राट अशोक महान के सिद्धांतों के अनुरूप भारतवर्ष का पुनर्निर्माण करना। आज के समारोह का मुख्य विषय बिंदु है सम्राट अशोक कालीन भारत बनाम वर्तमान भारत। सम्राट अशोक कालीन भारत की मुख्य विशेषताएं: सम्राट का प्रत्यक्ष साम्राज्य, सम्राट का धम्म साम्राज्य, शासन व्यवस्था एवं जन कल्याणकारी नीतियां। सम्राट के प्रत्यक्ष साम्राज्य का मानचित्र आपके सामने है। सम्राट का प्रत्यक्ष साम्राज्य। सम्राट अशोक महान ने भारतीय उपमहाद्वीप एवं दक्षिणी एशिया के वर्तमान देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, ईरान एवं मालदीव आदि, जिसे जम्बूद्वीप कहा जाता था, पर प्रत्यक्ष रूप से शासन किया। इसका प्रमाण उनके द्वारा निर्मित कराए गए शिलालेखों, स्तूपों, उन देशों में उपलब्ध बौद्ध ग्रंथों एवं इतिहास से मिलता है। सम्राट का धम्म साम्राज्य। सम्राट अशोक महान एक महत्वाकांक्षी शासक थे। कलिंग युद्ध के पश्चात उन्होंने अपने विश्व विजय के सपने को धम्म विजय अभियान चलाकर साकार किया। उन्होंने स्वयं को एवं अपने पुत्र पुत्रियों, मातहत एवं जनमानस को धम्म के प्रचार प्रसार एवं जन कल्याण के लिए विश्व के कोने कोने में भेजा। सम्राट अशोक महान का धम्म विजय साम्राज्य विश्व के कोने कोने में फैल गया और वे विश्व विजयी सम्राट बने। शासन व्यवस्था एवं जन कल्याणकारी नीतियां। धौली के शिलालेख में सम्राट अशोक ने कहा है, सबे मुनिसे पजा ममा, अर्थात सभी मनुष्य मेरी संतान हैं। अशोक ने पैतृक भाव वाले शासक को जन्म दिया। पड़ोसी देशों को यह संदेश दिया कि उन्हें डरने की आवश्यकता नहीं, वे जनमानस को करुणा और अहिंसा से जीतेंगे। सड़कें, छायादार एवं फलदार वृक्ष तथा मानव एवं पशुओं के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की। उन्होंने पशु हत्या पर रोक लगाई और निवेदन किया कि शाकाहारी बने। बहुत से पक्षी एवं पशुओं को जैसे शेर, हिरन, कबूतर, बत्तख आदि को संरक्षण प्रदान किया। उनकी इच्छा
सदैव अपने प्रजा से व्यक्तिगत संपर्क बनाए रखने की रहती थी। उन्होंने अपने प्रतिवेदकों को यह स्पष्ट आदेश दिया था कि प्रत्येक समय तथा प्रत्येक स्थान पर, चाहे मैं भोजन करता रहूं, अंतःपुर, शयन कक्ष, ब्रज, पशुशाला में रहूं, पालकी पर रहूं, उद्यान में रहूं, सर्वत्र जनता के कार्य की सूचना दें। मैं सर्वत्र जनता का कार्य करता हूं। उचित न्याय के प्रति प्रतिबद्ध थे। वे दोषियों के प्रति दया भाव रखते थे तथा सजा के रूप में मृत्युदंड, आंखें निकालने, प्रताड़ित करने पर पूर्ण प्रतिबंध था। वे बुद्ध के राह पर चलने की प्रेरणा देते थे, किंतु सभी धर्मों के आदर को प्रोत्साहित करते थे। कृषि, कला, विज्ञान, शिक्षा आदि अपने समय से बहुत आगे था। उनके काल में सुश्रुत और चरक जैसे चिकित्सा वैज्ञानिक हुए। वर्तमान भारत का मानचित्र आपके सामने है। वर्तमान भारत में क्या आपको साम्राज्य क्षेत्र, धर्मनिरपेक्षता, कानून व्यवस्था, सुशासन, शिक्षा, रोजगार आदि के बारे में कुछ बताने की आवश्यकता है? हमें नहीं लगता, क्योंकि आप सब जानते हैं कि भारत में क्या स्थिति है। आम जनता भ्रष्टाचार, महंगाई, कुशासन आदि से त्रस्त है। मानचित्र में किस प्रकार परिवर्तन हुए आप देख सकते हैं। 16वीं शताब्दी तक हिंद महासागर के स्थान पर भारत महासागर कहा जाता था। सम्राट अशोक क्लब की प्रमुख शाखाएं अप्रैल 2011 तक उत्तर प्रदेश में 33, बिहार में 16, हरियाणा में 0, दिल्ली एनसीआर में 1 और उत्तरांचल में 1 शाखा थी, जबकि अप्रैल 2012 तक उत्तर प्रदेश में 35, बिहार में 17, हरियाणा में 1, दिल्ली एनसीआर में 1 और उत्तरांचल में 2 शाखाएं हो गई। इस प्रकार कुल मिलाकर एक वर्ष में 5 अतिरिक्त शाखाओं का गठन किया गया। शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जनमानस को जागरूक करता है। समाज में फैले हुए ढोंग, पाखंड, कुरीतियों एवं सामाजिक बुराइयों से निवारण का मार्ग दिखाता है। भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों, चिन्हों, प्राचीन स्तंभों, शिलालेखों एवं जम्बू द्वीप की संस्कृति एवं समृद्धि से अवगत कराता है। सामाजिक शिक्षा के माध्यम से सामान्य जनमानस का बौद्धिक विकास करता है। सामाजिक क्षमता विस्तार भारत के गौरवशाली इतिहास के बारे में जनमानस को जागरूक करना, जनमानस को आत्मनिर्भर बनाना, जनमानस को सतत आगे बढ़ने की प्रेरणा देना, जनमानस को सामाजिक हित के कार्यों एवं स्वसम्मान के साथ जीवन यापन के लिए प्रेरित करना। शिक्षा कार्यक्रमों के माध्यम से जनसंपर्क वर्ष 2011-2012 में शिक्षा कार्यक्रम के माध्यम से जनसंपर्क का विवरण निम्न प्रकार है। इस एक वर्ष में उत्तर प्रदेश में लगभग 50,000 लोगों के, बिहार में भी लगभग 48,000, हरियाणा में 524, दिल्ली एनसीआर में 1146, उत्तरांचल में 2,595 तथा इस प्रकार कुल लगभग 1 लाख से भी अधिक लोगों से जनसंपर्क किया गया। वार्षिक अधिवेशन। सम्राट अशोक क्लब प्रतिवर्ष 2 फरवरी को लटिया महोत्सव के रूप में अपना वार्षिक अधिवेशन मनाता है, जिसका स्थान है सम्राट अशोक स्तंभ परिसर, सिद्धार्थनगर, जमानिया, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश, भारत। धम्म विजय दिवस समारोह दिल्ली में मनाया गया, जिसके विषय बिंदु रहे वर्ष 2011 में राष्ट्रवाद बनाम भ्रष्टाचार,
वर्ष 2010 में ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में शिक्षा का महत्व। वर्ष 2009 ऐतिहासिक दृष्टिकोण से राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में सामान्य जनमानस की भूमिका। वर्ष 2008 राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में राष्ट्रीय प्रतीकों का महत्व। वर्ष 2007 राष्ट्रीय एकता एवं अखंडता में सम्राट अशोक महान के धम्म की प्रासंगिकता। वर्ष 2006 सम्राट अशोक महान की वर्तमान में प्रासंगिकता। सम्राट अशोक क्लब अपनी द्विमासिक न्यूज बुलेटिन जारी कर रहा है जिसका नाम है प्रवर्तक भारत। सम्राट अशोक क्लब तथा सम्राट अशोक महान के बारे में जानकारी प्राप्त करने हेतु सम्राट अशोक क्लब की वेबसाइट पर आप सर्च कर सकते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को अपमानित एवं विकृत करने पर जिलाधिकारियों को ज्ञापन दिया गया। राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों को अपमानित एवं विकृत करने पर फेसबुक आदि पर बहस की गई। सम्राट अशोक क्लब की उपलब्धियां। पिछले 1 वर्ष में 1 लाख से अधिक जनमानस से संपर्क किया गया। सफलतापूर्वक विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों का आयोजन किया गया जिससे राष्ट्र प्रेम की भावना जागृत हो तथा राष्ट्रीय ध्वज प्रतीक चिन्हों की जानकारी, महत्व एवं उसके प्रति निष्ठा भाव पैदा हो। अनेक स्थानों पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों का निर्माण कराया गया। राष्ट्रीय ध्वज एवं प्रतीक चिन्हों का अपमान करने पर घोर विरोध किया गया। समाज को अंधविश्वास एवं कुरीतियों से मुक्ति दिलाने का कार्य निरंतर जारी है। थैंक यू। कम टुगेदर। समृद्ध एवं कल्याणकारी भारत के निर्माण के लिए हम सब एक साथ आएं। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि माननीय मोहम्मद के साहब, भूतपूर्व रीजनल डायरेक्टर नागचुन। जोरदार तालियों के साथ तमाम अपनी पुरातत्व विभाग के माध्यम से बहुत बहुत धन्यवाद। खुदाई के दौरान और अन्वेषण के दौरान जो चीजें प्राप्त हुई हैं पुरातत्व की, वे चित्र के माध्यम से आपको समझाएंगे और बताएंगे कि कहाँ हमने कैसे किया और कौन सी चीज क्या है, आज किस रूप में है, पहले किस रूप में थी, पूरा डिटेल आपको जानकारी देंगे चित्र के माध्यम से। आदरणीय साहब, धम्म दिवस हर्षोल्लास से मनाने के लिए आज तशरीफ लाए हुए आप सब लोगों को तहे दिल से मुबारक देने में मुझे निहायत खुशी है। क्या बात है। बुद्ध भगवान बुद्धिज्म का स्थापना किया। भारत में कई जगह पे ये फैला, लेकिन भारत के कई और जगह पे फैलाना था और दुनिया के कई जगह पे इसको फैलाने का बीड़ा जो उठाया है वो है अशोक। अगर बुद्धिज्म में अगर सेकंड बुद्ध भगवान है तो वो अशोक है। क्या वो इसलिए तब तक जो ना हमारा जो ना सिर्फ 300-400 किलोमीटर दूर तक की बुद्धिज्म था। उसके बाद अगर आज बुद्धिज्म अगर 15 कंट्रीज में अगर ये ऑफिशियल रिलीजन है, दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ। थोड़ा आगे बढ़ के बोलिए सर, आगे बढ़ के थोड़ा बोलिए। और जो हम लोग देखने जा रहे हैं, बुद्ध अशोक ने इसको फैलाने के लिए सीरिया में लोगों को भेजा, इजिप्ट में भेजा, अलेक्जेंड्रिया में भेजा और फिर पूरे होल साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में, जैसे जावा है, सुमात्रा है, सिलोन है, बर्मा है। अगर आज रशिया से जापान तक बुद्धिज्म फैले हुए हैं तो वो सिर्फ अशोक की वजह से है। इसलिए एच.जी. वेल्स करके एक बहुत बड़ा हिस्टोरियन, एच.जी. वेल्स अमेरिकन हिस्टोरियन है, सबसे बड़े दुनिया के जो वर्ल्ड हिस्ट्री जो लिखने वाले उनमें से है।
वो ये कहते हैं जितने भी राजा महाराजा हैं उनमें, पूरे दुनिया के राजा महाराजाओं में सबसे सूरज की तरफ कोई चमकते हैं तो वो अशोक है। ये आप लोग नहीं कह रहे क्योंकि आप बुद्धिस्ट हैं, आप जो है बिल्कुल उनके साथ दे सकते हैं। मैं कह सकता हूं क्योंकि अगर मैं कहूंगा तो वो भी नहीं मानना चाहिए क्योंकि मैं इंडियन हूं। लेकिन अगर जो ना पूरा दुनिया की हिस्ट्री, उसमें सबसे बड़े हिस्टोरियन जो समझते हैं, अगर वो ये बात कहते हैं तो इसमें जरूर जो ना कुछ हक है। क्या तो इसलिए हम लोगों को, वो जब 17 साल के बच्चे थे, पिछले बार हम लोगों ने जो देखा था बुद्धिज्म राजगीर में कैसा था, नालंदा में कैसा था, विक्रमशिला में कैसे था, वैशाली में कैसे था, कैसे कैसे इसके जो ना बिल्कुल बुद्धिज्म बड़े हुए, और उसके बाद जो ना कैसे बख्तियार खिलजी ने इसके तबाह और बर्बाद कर दिया, किस तरह इसको खत्म किया। उसके बाद किस तरीके से हम लोगों ने इसको एक्सप्लोर किया, एक्सकेवेट किया, फिर कैसे ये बहुत बड़े टूरिस्ट चीजें बन गई। इन सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पिछले 1-2 बार जो ना लेक्चर में कहा था। अब हम लोग अशोक को जरा फॉलो करेंगे और अशोक ने किस तरह इसको फैलाया है वो देखेंगे। अशोक जो 17 साल के जो राजकुमार थे, तो वो उज्जैन के राजा था, और उज्जैन वहां के उज्जैन के लिए जा रहे थे, तब जो है उन्होंने देखा सांची एक जगह देखा, और वहां उन्होंने पहली बार जो है सांची का स्तूप बनाया। उस टाइम में नहीं, लेकिन कुछ सालों के बाद जब बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ, तब उन्होंने पहली बार जो है वो सांची स्तूपा बनाया। और उसके बाद जो है फिर जो है लोगों ने कई साल लगे, 12वीं शताब्दी में बुद्धिज्म बिल्कुल खत्म हो गया। खत्म होने के बाद फिर किसी को ये पता नहीं था ये सांची स्तूप कहाँ है, अशोक कौन था, ये किसी को भी पता नहीं था। और 1818 में पहली बार वो जो सांची स्तूप है वो सबसे अच्छा स्तूप है, वो पहली बार जो उसके बारे में लोगों ने डिस्कवर किया। तब जब डिस्कवर किया तब जो सांची स्तूप कैसा था ये हम देखेंगे। नेक्स्ट। अभी अगर आप देखेंगे आपको सांची स्तूप दिखाई नहीं देगा। जब मैंने इसको टेक ओवर किया तो बिल्कुल इसी तरीके से था। मुझे ये लगा इसको रोड से दिखना चाहिए, रेलवे से दिखना चाहिए, जो ट्रेन जाते हैं उसमें से दिखना चाहिए। उसको क्या तरीका है, थोड़ा सा फेस क्लियरेंस करना पड़ेगा, जितने भी पेड़ है उसको काटना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा अगर लॉपिंग कर देंगे, आप थोड़ा सा ट्रिमिंग कर देंगे, सांची स्तूप रोड से दिखाई देगा और एकदम जो है बिल्कुल रेलवे स्टेशन से दिखाई देगा। जो भी ट्रेन में जाते हैं वो लोग देखेंगे, और बहुत सारे लोग जो है इसी तरीके से ये देखने लगा। अब किस तरह इसको क्लियरेंस किया। नेक्स्ट। अब हल्का सा दिखाई दे रहा है आपको, लेकिन ठीक से नहीं। नेक्स्ट। अब हल्का सा और दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट। अब थोड़ा सा और क्लियर हो गया वहां। नेक्स्ट। अब बिल्कुल एकदम कॉरिडोर हमने प्रोवाइड किया। जो भी जाते हैं रोड से जाते हैं वो भी देख सकते हैं, और वहां से जो ट्रेन से जाएंगे वो भी देख सकते हैं। एक तो एकदम सांची स्तूप यहाँ है। तो आप लोगों ने क्या किया, फिर जो भी रोड से और ट्रेन से जाते थे, खासतौर जो सिलोन के, श्रीलंका के जितने भी पिलग्रिम जो जाते थे, वो ट्रेन में बैठ के ही पूजा करने लगे। सिर्फ ट्रेन चलते रहेंगे वो लोग पूजा करेंगे। इसी तरीके से जितने भी विश्वासी लोग थे वो ट्रेन में और बस में बैठ के पूजा करना शुरू किया। वहां जाने की जरूरत नहीं, तो इसलिए हमने एक कॉरिडोर प्रोवाइड किया। लेकिन जब 1818 में ये जब डिस्कवर हुआ था, इसकी हालत बहुत ही खराब था। वो कैसे था। नेक्स्ट। इसी तरीके से 1818 में जब डिस्कवर किया था, इसी हालत में था। आप देख सकते हैं कई पेड़ पौधे जो ऊपर है, यहां पर भी पेड़ है, वहां पर भी पेड़ है, और ये जो रेलिंग जितने भी थे इसके बीच में भी, उसमें भी, उधर भी पेड़ थे। अब हमारा काम क्या है एज एन आर्कियोलॉजिस्ट, हमारा 2 काम है। एक काम यह है कि एक्सप्लोर कीजिए, एक्सकेवेट कीजिए, उसको निकालिए जमीन के अंदर से। दूसरा, अगर इसी तरीके से कोई बिल्डिंग, अगर कोई मॉन्यूमेंट अगर मिला है, इसको ठीक ठाक करना है, इसको कंजर्व करना है, इसको प्रिजर्व करना है। जितने भी पेड़ पौधे उसको निकालना है और उसका प्लास्टिक ठीक करना है। अगर कहीं गेटवे अगर कहीं गिर गया उसको दोबारा ठीक ठाक करना है। और बिल्कुल उसी तरीके से जैसे अशोक के जमाने में था, उसी तरीके से हमें तैयार करना है। और फिर आगे पीछे जो उसका लॉन्स वगैरह ठीक ठाक कर दीजिए, और फिर वो टूरिस्ट जगह भी बन जाएगा। नेक्स्ट। अब देखिए, फिर थोड़ा सा काम हुआ,
अब भी पेड़ पौधे हैं उसको निकालना है। ये 1912 की फोटोग्राफ। नेक्स्ट, ये भी इसमें मोशन लिचन आप देखेंगे, बारिश की पानी से ये जो गेटवे है इसके ऊपर जितने भी कलाकृतियां हैं वो सब जो है ढक गया है और यहाँ पत्थर निकल भी रहे हैं, वो पत्थर निकालना है। अब जो कोई उसके 5 साल के बाद ये गेटवे भी बिल्कुल एकदम गिर गया, क्योंकि बारिश के कोई ठीक ठाक काम करने के लिए आदमी नहीं थे, तो गेटवे भी गिर गया और रेलिंग भी गिर गया। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं गिरा हुआ गेटवे कैसा है। नेक्स्ट, इसमें भी मोशन लिचन काफी जगह पे है, इसलिए कोई भी साफ नहीं है। लेकिन मैं आपको एक फोटोग्राफ ऐसे दिखाऊंगा, इसको साफ करने के बाद कितना अच्छा रहेगा, कितना अच्छा है, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। नेक्स्ट, ये भी। नेक्स्ट, अब नीचे का पोर्शन गिरा हुआ है, सिर्फ गेटवे खड़ा है, लेकिन 5 साल के बाद ये गेटवे भी उसी तरीके से गिर गया। नेक्स्ट, अब देखिए ये पोर्शन गिरा हुआ है। नेक्स्ट, अब यहां एक पोर्शन चिप हो गया, बिल्कुल ये भी गिरने वाले हैं, किसी भी टाइम में गिर सकते हैं। नेक्स्ट, अब ये एक मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था, इसका सिर्फ पर खंभे, कई खंभे इसी तरीके से गिर गया। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं 5 साल के बाद फिर इसी तरीके से ऊपर का जितने भी पेड़ पौधे वो सब हमको निकालना है। नेक्स्ट, अब ये पूरा गिर गया। 5 साल के बाद जब गेटवे गिर गया, आप शेयर पे देख सकते हैं कि यहां गिरा हुआ है, ये पूरा पोर्शन भी गिरा हुआ है। नेक्स्ट, ये भी, ये सब गिर गया, ये पोर्शन गिर गया, कई जगह पे ये गिर गया। नेक्स्ट, अब गिरा हुआ चीजें नीचे जमीन में है, कहीं आपको एक खंभा मिलेगा, कहीं एक दूसरा खंभा मिलेगा, लेकिन बाकी सब गिर गया। नेक्स्ट, यहां पर भी ये पूरा जो रेलिंग कितने भी थे, बड़े बड़े जो रेलिंग्स थे, यहां वो रेलिंग्स भी गिर गए। इधर भी जो गिरने वाले, ये पूरा एरिया गिरने वाले हैं। नेक्स्ट, इसी तरीके से जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को मिला, ऊपर आप देखेंगे ऊपर छतरी थे, वो छतरी भी गिर गया, मेडी था, मेडी पोर्शन भी गिर गया, और पूरा हर्मिका पोर्शन था इसके ऊपर, ये भी गिर गया। लेकिन ये सारी चीजें हमें नीचे मिला, तो जो भी आर्कियोलॉजिस्ट है उन्होंने ये समझा कि इसको ठीक ठाक करना है और इसको जो है कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन को करना है। नेक्स्ट, तो पहली बार ये जितने भी रेलिंग्स, गिरा हुआ रेलिंग्स था उसको ठीक किया, उसी तरीके से ये गेटवे जो गिरा हुआ था उसको भी ठीक किया। लेकिन पानी अंदर जा रहा था, ऊपर से पानी अंदर जा रहा था, तो इसीलिए कई जगह पे ये ब्रेकेज आ गए, कई जगह पे ये गिरने लगे, जो मेन स्तूप है वो गिरने लगा। नहीं, तो अभी काम, इस पर कंजर्वेशन का काम शुरू हो गया है, वहां लोग काम कर रहे हैं। अब ये सारे रेलिंग्स को भी उसी समय में ठीक किया। ये 1912 की फोटोग्राफ है। यहां अब भी गिरा हुआ, इसको भी ठीक करना है, इसको भी ठीक करना है। लेकिन अब आप देख सकते हैं ऊपर के जो हर्मे का पोर्शन है उसको ठीक किया, जो पहले नहीं थे। उसके बीच में छत्रावली है, वो भी पहले नहीं था। इन दोनों को अभी इस फोटोग्राफ में ठीक ठाक किया। लेकिन नीचे देखिएगा, नीचे का जो जमीन है उसको ठीक नहीं किया। उसी तरीके से जो रेलिंग इधर पड़ा हुआ है उसको भी ठीक नहीं किया, इसको भी हम लोगों को ठीक करना है। और बीच में अगर आप देखेंगे कई पोर्शन मिल नहीं रहा था, इसलिए हमें ये चीजें नया लगाना पड़ा। बाकी सारी चीजें ओरिजिनल है, सिर्फ एक छोटी सी पीस नहीं है। हम लोग अपने रूल के हिसाब से, इंटरनेशनल रूल के हिसाब से कोई भी नई चीज बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। ठीक है, इधर उधर यूज कर सकते, लेकिन बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते। नहीं सर, बोलते समय थोड़ा सा इधर आके बोलिए, सिग्नल छोड़ दे रहा है। अच्छा, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखिए ये 2000 की फोटोग्राफ है। अब लोग काफी आने लगे,
तो उसमें पाथवे बनाना है और इसको भी पूरी चीजों को भी ठीक करना है। ये स्तूपा नंबर 1 है, राइट साइड में स्तूपा नंबर 2 है, ये जो आप देख रहे हैं स्तूपा नंबर 3 है। ये स्तूपा नंबर 3 की सारी स्टोन बिल्कुल एकदम गिर गए थे, कौन सी स्टोन कहाँ है ये पता नहीं था। उसी तरीके से इसके जो रेलिंग्स है इसके बारे में भी पता नहीं था, लेकिन वो बाद में जो ने सारी चीजें एक्सकेवेशन किया, एक्सकेवेशन करने के बाद जो है इसको फिर जो है दोबारा कंजर्व किया। नेक्स्ट, अब लोग जाने लगे, ये 2000 की फोटोग्राफ है। नेक्स्ट, अब आप देख सकते हैं काफी हद तक तो तैयार हो गया, ठीक हो गया, लेकिन नीचे के जो पोर्शन में है वहां गार्डन्स नहीं है, बिल्कुल इसमें गार्डन नहीं है, हम लोग को ये गार्डन देना चाहिए। लेकिन वो जो मैंने पहले जो प्रॉब्लम बताया था, इसके अंदर पानी जाने लगा, क्योंकि पानी जाने की वजह से पूरे के पूरा इसमें ब्रेकेज शुरू होगा, क्योंकि ये 2300 साल पुरानी है। क्योंकि कोई ना कोई चीज अगर जो है 2300 साल पुरानी है तो इसमें प्रॉब्लम हमेशा जरूर आएगा, इसलिए इसकी मरम्मत करना है। ड्राइंग है, क्योंकि ये सांची स्तूपा अशोक ने बनाया था 273 से 236। नेक्स्ट, ये इसका प्लान है, क्या प्लान था इसका। नेक्स्ट, अब उसके बाद जब मैं वहां टेक ओवर किया, आपने देखा पहले जो खाई जमा हुआ था, ये जितने भी स्तूप का जो गेटवे था इसमें पूरा खाई जमा हुआ था, इसको ठीक ठाक करना था, इसको निकालना था, वो भी केमिकल से निकालना था। तो हम लोगों ने पूरे केमिकल से ये पूरा निकाला, तो बहुत खूबसूरत जो कार्विंग है वो निकला है। ये कार्विंग अगर आप देखेंगे 2300 साल पुराने, इतनी बढ़िया कार्विंग सिर्फ इंडिया में नहीं दुनिया में कहीं नहीं था। कार्विंग के लिए, इमारत के लिए सबसे मशहूर है रोम, जो इटली आजकल जो हम कहते हैं, वो रोम में भी, इंग्लैंड में भी, कहीं पर भी इतनी खूबसूरत कार्विंग नहीं था। ये बिल्कुल एकदम मिनिएचर कार्विंग जैसे लगते हैं। इसके बारे में कहते हैं ये उन लोगों ने बनाया है जो हाथी का दान में जो काम करते थे, उन्हीं लोगों ने ये सारे काम किया है। तो इसीलिए इतना माइन्यूट कार्विंग है, एक एक कार्विंग देखेंगे आप तो बिल्कुल घंटों तक आप वहीं देखते रहेंगे और आप जो है उसके बारे में सोचते रहेंगे, इतनी माइन्यूट कार्विंग था। तो पहले इसका केमिकल क्लीनिंग किया हम लोगों ने। नेक्स्ट, अब ये देखेंगे वो जो गिरा हुआ जो गेटवे वो फिर उसी तरीके से बिल्डअप किया। नेक्स्ट, इधर भी उसी तरीके से, क्योंकि ये जो आप एकदम सामने जो देख रहे हैं ये बिल्कुल एकदम टूट गया था, इसीलिए जो एक नया देना पड़ा। उसी तरीके से ऊपर के जो पोर्शन है उसमें ये जो मिडिल आर्म और यहाँ लोअर पोर्शन है, ये दोनों नया देना पड़ा। नेक्स्ट, और ये अगर देखेंगे इसका हाथ टूटा हुआ है, लेकिन ओरिजिनली इसका पैर भी टूटा हुआ था, लेकिन ये इसका जो जयपुरी फूट है वो एएसआई ने दिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने दिया। ओरिजिनली जो हाथी थे, ये हाथी के जो आप देख सकते हैं दोनों जगह पे जो हाथी की ये जो ये पोर्शन है, इसमें हाथी का दांत ओरिजिनल हाथी दांत था, लेकिन वो किसी पीरियड में लोगों ने वो निकाल दिया। इसमें भी उसी तरीके से ये सारे में जो ना ओरिजिनल हाथी का दांत था। नेक्स्ट, अब ये देखिए ये जो सॉरी इतनी खूबसूरत पत्थर में उस जमाने में 2300 साल पुराने इतनी अच्छी कलाकृति बनाना बहुत मुश्किल था। नेक्स्ट, और ये बुद्ध भगवान निरंजना रिवर के ऊपर जो ना पैदल चल रहे हैं, ये जो वो सीन दिखाया है, उस समय बुद्ध भगवान को अपनी शरीर के रूप में आप दिखा नहीं सकते थे, क्योंकि वो हिनयाना बुद्धिज्म था। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ जो आदमी खड़े हैं उसके ऊपर में जो ना सिर्फ एक, या तो आप पेड़ की तरफ मिलेंगे क्योंकि भगवान के जन्म ये बोधि वृक्ष के रूप में मिलेंगे, और पानी में जो ना वहाँ भगवान बैठे हुए वो, लेकिन आदमी के रूप से वो उसको नहीं दिखाएंगे। अब ये वो है क्योंकि एक बार बुद्ध भगवान ने जो 8 ऑस्पिशियस जगह है
उसमें से जो जन्नत में जाने के बाद फिर जो ना उसी तरीके से सीढ़ी से उतर के आ गए थे। ये संगीसा की मिराकल ऑफ संगीसा कहते हैं। एकदम हेवन में गया और हेवन से फिर उतर के आ गया। वो उतर के आने वो जो सीढ़ी दिखाया है और बुद्ध भगवान को ऊपर भी दिखाया, बिल्कुल एकदम पेड़ की रूप से, और उसी तरीके से नीचे भी दिखाया पेड़ की रूप से। और वो पेड़ को पूजा करने के लिए लोग कई जगह से लोग आए हुए, तो यहां जो ना लोगों को पूजा करते हुए देख सकते हैं। नेक्स्ट। और ये वहां का एक मिराकल ऑफ वैशाली कहते हैं इसको। एक बार बुद्ध भगवान बिल्कुल एकदम आपने वो खाना पीना कुछ नहीं खाया था, तो बिल्कुल एकदम जो ना बिल्कुल हंग्री बहुत ज्यादा था। तो इंसान को पता नहीं चला कि इन्होंने बहुत ज्यादा हंग्री है बुद्ध भगवान, लेकिन जानवर लोगों को, खासतौर जो ना ये जो बंदर है इनको पता हो गया। तो इन्होंने क्या किया है, बुद्ध भगवान का जो बेकिंग बॉल है वो लेके उठा के खुद ही ले गया और मधु कलेक्ट करके नीचे आके बुद्ध भगवान को दिया। तो यहाँ पर भी जो देखेंगे बुद्ध भगवान जो ना बिल्कुल एकदम पेड़ के रूप से उसको दिखाया है। बुद्ध भगवान को पेड़ के रूप से दिखाया है, तो इसको मिराकल ऑफ वैशाली कहते हैं। ये तो खैर तो जो पैदाइश है, और जब कंसीव हुआ यहाँ महामाया देख सकते हैं, वहां पैलेस है ऊपर का, उसके नीचे वो सो रही है और उन्होंने ये ड्रीम में ये देखा एक व्हाइट एलिफेंट जो ना उनकी पेट में अंदर प्रवेश कर रहे। तो उसका मतलब है भगवान बुद्ध के जो ना ये कंस्ट्रक्शन हो रहा है। तो ये चीजें जो ना वहाँ साइंटिस्ट में ये भी दिखाया गया है, और उनसे मिलने के लिए यहाँ एम्परर अशोक आ रहे हैं। यहाँ आप एम्परर अशोक को देख सकते हैं। नेक्स्ट। और नेक्स्ट, ये तो बहुत सारे जादकाश हैं, ये अगर मैंने इसके बारे में शुरू करेंगे तो तब तक बहुत देर हो जाएगी। नेक्स्ट, यहां पर भी आप अशोक को देख सकते हैं, जिसके नाम पे आपने नाम, ये नाम इस क्लब का नाम रखा है, वो अशोक यहाँ है। ये इसी तरीके से ये वाला जो पोर्शन, ये भी मंदिर भी गिर गया था, ये मंदिर भी गिर गया था, ये दोनों दोबारा रिकंस्ट्रक्ट किया है। नेक्स्ट, और ये आप देखिएगा, ये जो मूर्ति है, इस मूर्ति के दोनों पैर टूट गया है और हाथ भी टूट गया है, लेकिन फिर इसको जब कंजर्व किया है, जब तक मैं आपसे नहीं बताऊंगा तब तक आप कहेंगे वो ओरिजिनल है। अब देखिएगा ये किस तरह हम लोगों ने कंजर्व किया। अब देखिए, बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे, अब पता भी नहीं होगा, अगर कोई आपसे नहीं बोलेंगे तब तक आपको पता नहीं होगा। ये फूड बाद में दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, ये पहले कैसा था, अब कैसे है। नेक्स्ट, और इसी तरीके से ये जो पूरा जो मंदिर का पोर्शन है, इसमें अभी आपको दिखाई देगा, ये साइड में ओनली 3 पिलर्स दिखाई देंगे, लेकिन ओरिजिनली 6 पिलर्स थे, उसका पूरा टुकड़ा हम लोगों को मिल गया, उसको जोड़ के फिर हम लोगों ने बनाया। नेक्स्ट, अब देखिए, ये 1 2 3 4 5 6 ये सब जो उसी तरीके से जोड़ के बनाना पड़ा, और वही जो ना बहुत बढ़िया मंदिर यहाँ बन गया। लेकिन अभी रूफ नहीं है, रूफ देना है या नहीं देना है ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इसीलिए अभी तक हम लोगों ने दिया नहीं। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब ये जो पूरा मंदिर, ये डर था, ये पूरा पोर्शन में पानी आ रहे थे, तो इसलिए ये गिर जाएंगे, इसलिए ये पोर्शन जो देख रहे हैं आप, वहां पर भी हम लोगों ने इसी तरीके के पत्थर का एप्रन दे दिया और इसको मजबूत कर दिया। देखिए, पूरा उसको मजबूत कर दिया, तब पानी अगर गिरेंगे तो पानी नीचे नहीं जाएंगे। नेक्स्ट, अब उसके बहुत सारे इसी तरीके के स्तूप, जो इसको कहते हैं मनोती स्तूप कहते हैं। आपके दिल में कोई ख्वाहिश है, अगर वो पूरा हो गया तो आप जाके एक छोटा सा स्तूप बनाएंगे। ये स्तूप भी उसी तरीके से जमीन के अंदर थे, तो ये भी उसी तरीके से एक्सकेवेशन करके निकाला। नेक्स्ट, ये पोर्शन भी उसी तरीके से एक्सकेवेशन करके निकाला, नीचे का पोर्शन। नेक्स्ट, अब देखिए वही एरिया एक्सकेवेशन करके किस तरह निकाला। नेक्स्ट। नेक्स्ट, अब ये अशोक के जमाने के छोटा सा टैंक बनाया था,
लेकिन इसमें पानी बिल्कुल एकदम खत्म हो गए थे, निकल गए थे, लेकिन पानी का स्रोत था वो हम लोगों को पता था। जब वो ओपन किया तो इसमें भी पानी आ गया। नेक्स्ट, अब देखिए, नेक्स्ट, अब एक और समस्या आ गया जो इतने साल पुराने हैं, 2300 साल पुराने हैं। कई एरियाज में इसको भी ब्रेकेज हुआ, टूटने लगा कई जगह पर, क्योंकि ऊपर से पानी कई सालों से चल रहे थे। तो मैंने कहा कि ये पहली जो ना मेरा काम ये होगा कि इस धूप को ठीक ठाक करना है, क्योंकि कई जगह पे इस तरह के ब्रेकेजेस थे, यहाँ देख सकते हैं, वहां देख सकते हैं। नहीं, तो इसी तरह से हम लोगों ने देखा तो कई जगह से पानी अंदर जा रहा था, तो उसका पानी अंदर जाने वाला एक प्रॉब्लम यहाँ था, दूसरा प्रॉब्लम यहाँ था, तीसरा प्रॉब्लम वहां था। तो इसको सबको ढकना था हम लोगों को, और वो भी पुरानी जो मटेरियल है, जो अशोक के जमाने में जो मटेरियल यूज किया था उसी तरीके का मटेरियल यूज करना है। ये नहीं कि सीमेंट आप यूज कर सकते हैं। तो उसमें हमें लाइम यूज करना है, जो चूना जो कहते हैं, ब्रिक जीरा है वो यूज करना है, उड़द की दाल है वो जो यूज करना है, उसी तरीके से अंडे का जो व्हाइट पोर्शन है वो जो यूज करना है, इसी तरह शुगर यूज करना है, ये सारी चीजें। फिर जो दूध की जो मलाई है वो यूज करना है। इन सब चीजों से एक मिक्सचर तैयार किया, और तैयार करने के बाद वो मिक्सचर से ये पूरा ढका हम लोगों ने। अब वो मिक्सचर तैयार हो रहा है, इसमें पहले इस तरह तैयार करेंगे, उसके बाद जो उसको मिक्सअप करेंगे। नेक्स्ट, ये हाथ से फिर मिक्सअप करना पड़ेगा, ये पूरा फिर हाथ से मिक्सअप किया, उसके बाद जो इसको वो लेप इसमें पूरे मोनीमेंट में लगाया। नेक्स्ट, अब देख सकते हैं किस तरह एक एक जगह पे वो मोनीमेंट में वो लेप जा रहे हैं, ताकि जो ना ये पानी इधर से अंदर नहीं जाना चाहिए किसी भी तरीके से। नेक्स्ट, तो हर जगह पे उसी तरीके से लगाया, क्योंकि आप पूरे में प्लास्टर कर भी नहीं सकता है, क्योंकि इसमें इंटरनेशनल रूल है, ये वर्ल्ड हेरिटेज मॉन्यूमेंट है। कोई भी चीज आप नया जाना बहुत ज्यादा ऐड नहीं कर सकते हैं। एक जमाना अशोक के जमाने में ये पूरा प्लास्टर था, लेकिन आज हम जो ना अगर चाहे तब भी वो पूरे में प्लास्टर नहीं कर सकते हैं। आप जो पानी जो जा रहे हैं उसको रोक सकते हैं, बाकी उतना ही रखना चाहिए जितना आपको मिला, उसे 1 इंच भी ज्यादा नहीं करना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों ने भी उतना ही रखा जितना हम लोगों को मिला। तो अब पूरे की पूरा ये मजबूत हो गया, इसका हेल्थ बहुत ही अच्छा हो गया, इसमें अब कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। कम से कम 100 साल तक जो है इसको कुछ करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आपको जो है इसको मरम्मत करना है बस। नेक्स्ट, तो काम पूरे शुरू हो गया। नेक्स्ट, और उसके बाद जब एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला, इतना बढ़िया रिजल्ट मिला, फिर नेक्स्ट बारिश में पानी एक कतरा भी अंदर नहीं गया। फिर सारे अखबार वाले हमारे पास आ गए, उन्होंने सवाल जवाब हुआ, उनको पूरी चीजें एक्सप्लेन किया, कैसे कैसे क्या क्या हमने किया था, कौन कौन सी मसाला यूज किया था। वो लाइम के बारे में, जो लाइम जो मसाला तैयार किया था उसके बारे में लोग बिल्कुल तुम पता भूल गए थे, क्योंकि वो किस तरह जो ना उड़द की दाल यूज करना है, किस तरह जो ना मलाई यूज करना है, किस तरह अंडे के व्हाइट पोर्शन यूज करना है, वो जो टेक्निक ही हम लोग भूल गए थे। तो हम लोगों ने वही टेक्निक, क्योंकि मुगलों के जमाने में आईने अकबरी में कहते हैं अकबर ने भी वही टेक्निक यूज किया था। अकबर ने जो टेक्निक यूज किया है या अशोक ने जो टेक्निक यूज किया है, तो वही टेक्निक फिर हम लोगों ने उसको लेके आया, जिसकी वजह से हम लोगों ने यह काम शुरू किया, और उसके बाद काफी अप्रिसिएशन भी हुआ। इसमें माइनॉरिटी कमीशन के गजबिया साहब है, वो खुद बुद्धिस्ट था, फिर वो खुद जो देखने के लिए आया, पूरा इंस्पेक्शन किया, पूरा दौरा चला हम लोगों का। नेक्स्ट, अब अगर पानी बाहर, पहले जो पानी जो पी लिया था वो अगर अंदर बाहर आना है, उसके लिए हम लोग वीप होल भी छोड़ दिया। तो ये चीज भी उनको एक्सप्लेन किया, अगर कहीं पर भी पानी अंदर पहले से है तो उसको निकलने के एक रास्ता भी देना चाहिए, वरना वो भी मॉन्यूमेंट को इफेक्ट करेंगे। और फिर जो मैंने जो कहा था उसको सबको ठीक करने के बाद हमें गार्डन प्रोवाइड करना था, तो उसके लिए बिल्कुल मिट्टी एकदम तैयार किया। इतना बढ़िया गार्डन तैयार किया है, आजकल राष्ट्रपति भवन में भी इतना बढ़िया गार्डन नहीं है। ये मेरा कमेंट नहीं है, ये कमेंट जो पूरा इंडिया के जो 5 स्टार होटल के जितने भी मालिक लोग थे
वो एक बार जब एक टूरिज्म का प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करने के लिए वहाँ सांची आए, उसमें भोपाल आए थे। भोपाल आने के बाद उन लोगों ने कहा कि आप सांची स्तूप का गार्डन जाके देख लीजिए। आजकल जो ना वो सांची स्तूप देखने के बाद उन लोगों के कमेंट है, राष्ट्रपति भवन का गार्डन भी, जो मुगल गार्डन जो कहते हैं, वो भी इतनी खूबसूरत नहीं है। वाकई ये बात सही है। वो इसलिए कि जो ना उसका जो ना जो एकदम जो एलिवेशन जो है वो बहुत ही खूबसूरत है। उस टाइप के एलिवेशन आपको राष्ट्रपति भवन में नहीं मिलेंगे। मैं आपको उसको एक झलक दिखाऊंगा। अब देखिए, इतनी खूबसूरत है ये। अगर आप जाके देखेंगे आजकल जो ना टिकट लेके लोग, क्योंकि 10 रुपए का टिकट है, टिकट लेके जो ना सिर्फ जो ना लॉन में बैठने के लिए, शाम को लॉन में बैठने के लिए लोग जाते हैं। इतनी खूबसूरत जो ना लॉन बनाया हम लोगों ने। और पहले इस तरह था, आप वो सोच लीजिए जब हमने शुरू किया था 1818 की जब शुरू किया था तब इसका क्या हालत था। सारी चीजें टूट रहे थे, ऊपर से पानी जा रहा था। उसमें से आज हालत ये है। ये अशोक ने बनवाया था, जो एम्बर अशोक, जिनके नाम पे हम लोगों ने अपना नाम रखा है, उन्होंने बनवाया था। क्या इसमें आप देख सकते हैं, हम लोगों ने देखा था उसी तरीके से टूट रहे थे, कई बार गिर भी गया था। ये सेकंड स्टेज है, ये थर्ड स्टेज है, ये फोर्थ स्टेज है, ये फिफ्थ स्टेज है। इसके लिए मुझे नेशनल अवार्ड भी मिला। ये काम जो हुआ है इसको नेशनल अवार्ड मिला। ये देखिए इतनी खूबसूरत लॉन है और उसमें मॉन्यूमेंट जो बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब ये था नेशनल अवार्ड के लिए हम लोगों को खासतौर बुलाया गया। सांची के लिए वहाँ सांची का लिखा भी है, ये नेशनल टूरिज्म अवार्ड से, अवार्ड्स ऑफ एक्सेलेंस से, उसी के लिए बुलाए और सम्मान किया यहीं पे। ये उस टाइम में प्रेसिडेंट नहीं थे, उस टाइम में फाइनेंस मिनिस्टर थे। उसी टाइम में ये 2007 की बात कर, 2007 एंड 2008 की बात कर रहा हूँ, तो उनको भी बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद अंबिका सोनी ने कहा क्या कमाल हम लोगों ने वहां सांची में दिखा है। उसके बारे में अंबिका सोनी ने इनको, राष्ट्रपति को, आजकल के जो राष्ट्रपति है उनको बताया। वो मैडम एक्सप्लेन कर रही है क्या काम हम लोगों ने वहां किया था, क्या क्या प्रॉब्लम थे, और सांची स्तूप को इतना बढ़िया किस तरह बनाया है, ये एक्सप्लेन कर रही है। अब देखिए ये लॉन देखिए कितनी खूबसूरत लॉन। अब जब इसमें जब फाउंटेन चलता है तो और भी बहुत ही बढ़िया लगता है। ये फोटोशॉप की काम नहीं है, ये असली चीज की काम। क्या बात है। अब इसी तरीके से कई सारे मॉन्यूमेंट्स थे वहां सांचीगुड़ा मध्य प्रदेश में, बहुत सारे स्तूप थे। ये अंधेर स्तूप कहते हैं। इसका भी आप देखते हैं रेलिंग टूटा हुआ है, मेन मॉन्यूमेंट भी टूटा हुआ है, इसको भी हम लोगों ने ठीक किया। अब देखिए ये सोनारी करके एक दूसरी जगह है, वहां पर भी इसी एकदम ये फॉरेस्ट के अंदर था, इसको भी उसी तरीके से ठीक किया। अब आप देखिए बहुत खूबसूरत। अब यहां पर भी लोग जाते हैं, वो देखने के लिए जाते हैं। ये पानगुरारिया करके एक जगह है, वहां पर भी अशोक अभिलेख भी है, उसी तरीके से स्तूप भी है। तो इन सबको जो ढूंढ के निकालना था, क्योंकि ये तो प्रॉब्लम क्या हो रहा है कि ये फॉरेस्ट के अंदर है, तो इसको कोई, इसके बारे में कोई देखभाल करने के लिए कोई आदमी नहीं था। तो फिर हम लोगों ने एक तो पहले इसको डिस्कवर किया, डिस्कवर करने के बाद इसको कंजर्वेशन किया, और फिर वहां लोगों को लगा दिया ताकि जो है इसमें कोई छेड़छाड़ करना नहीं चाहिए। ये पानगुरारिया में है और वहां अशोक के एक इंस्क्रिप्शन भी है। अब ये है वो अशोक इंस्क्रिप्शन, इसके बारे में किसी को पता नहीं था, तो फॉरेस्ट के अंदर जाके फिर ढूंढ के निकाला। और पानगुरारिया में और भी बहुत सारे छोटे छोटे स्तूप है, ये मनोती स्तूप कहते हैं इसको। और ये मुरैलपुर करके एक जगह है, बिल्कुल सांची स्तूप का उतना ही बड़ा एक स्तूप जो यहाँ पर भी मिला। और इसमें भी प्रॉब्लम ये हुई, ये पानी अंदर जा रहे हैं, टूट रहे कई जगह पे, इसको ठीक करना है। नेक्स्ट ये भी टूट रहे हैं उसी तरीके से, आप बिल्कुल ब्रेकेज देख सकते हैं, ये भी मुरैलपुर में। नेक्स्ट तो इसको सबको हम लोगों ने ठीक ठाक किया। ये सब पूजा करने के लिए यूज करते थे, क्योंकि पूरा उसका जो नेचुरल बाउंड्री है
और नेचुरल सीनरी है, ये इतनी खूबसूरत है, इसलिए पूजा करने के लिए हमेशा ऐसी जगह ये लेते थे, मुरेलखुर्द जैसे बहुत ही सीनिक ब्यूटी स्पॉट लेते थे। ये मुरेलखुर्द में एक मोनास्ट्री भी था, ये वो मोनास्ट्री है। नेक्स्ट, ये भी कई जगह पे टूट गए थे, तो इसको भी हम लोगों ने उसको ठीक ठाक करने के लिए फिर रखा। नेक्स्ट, अब ये अगर देखेंगे, ये एक दूसरा ग्यारसपुर करके एक जगह है, वहां का स्तूपा था, ये भी टूट गए थे, ये पूरा एकदम कंप्लीटली गिर गए थे। इसको ठीक ठाक करना बहुत मुश्किल का काम था। आप वहां देख सकते हैं कि जो सिर्फ एक बुद्धा का स्टैच्यू मिलेंगे, लेकिन ये किस तरह ठीक किया वो जरा ठीक से देखिए, गौर से देखिए। नेक्स्ट, अब इसी तरीके से इतना बढ़िया तरीके से इसको भी कंजर्व किया है। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ा काम, ये काम बहुत ज्यादा दुश्वारी का काम था, सद्दारा करके, ये भी सांची स्तूप से थोड़ा सा छोटा है, ये सब जो अशोक ने बनवाया था, तो इसलिए वहां पर तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि उसको ठीक ठाक करने का फंड्स हमारा नहीं था। तो हम लोगों ने बताया कि हमारे पास उतना फंड्स नहीं है। तब यूनेस्को जो पूरा दुनिया का जो ये देखभाल कर रहे, यूनेस्को ने कहा इसके लिए पैसा हम दे देंगे, इसके एक्सपर्ट्स भी हम दे देंगे, करेंगे, दे देंगे, और जिस तरह हम कहते हैं उसी तरीके से आपको दोबारा ठीक ठाक करना है। तो हम लोगों ने कहा कि वो ठीक ठाक करने का रास्ता आपसे अच्छा हम लोग जानते हैं, लेकिन ठीक है, आपकी जो भी डायरेक्शन है वो हम लोग मानेंगे। तो ये काम भी हमने शुरू किया सद्दारा करके। नेक्स्ट, अब जब देखा तो इसमें अगर आप देखेंगे, एक इनर कोर मिलेंगे, एक आउटर कोर मिलेंगे। वो जो इनर कोर है वो अशोक के जमाने का है, और उसके बाद जब सुंग और कुषाण पीरियड में उन लोगों ने एक्सटेंशन किया है, तो इसको हम लोगों ने पहले, ये बिल्कुल खस्ता हालत में था, तो इसको ठीक ठाक किया। पहले हम लोगों ने कहा कि इसको सही करेंगे। नेक्स्ट, इसी हालत में मिला। अब मैं जब आखिर में जब फोटोग्राफ दिखाएंगे तो आप देखिए, गौर से देखिएगा कितना बढ़िया कर दिया है इसको। ये इसी तरीके से टूट रहे थे, हर जगह पे टूट रहे थे। नेक्स्ट, तो पहले जो टूटने के, तो इसके पहले हम लोगों को इनर कोर और आउटर कोर को ठीक ठाक करना है। नेक्स्ट, उसको पूरा मेजरमेंट करना है हर तरीके से। नेक्स्ट, ये चारों तरीके का फोटोग्राफ आपको दिखा दिया। नेक्स्ट, उसके बाद उन्हें एक्सकेवेशन का काम शुरू किया। नेक्स्ट, और ये भी एक्सकेवेशन, जब बाहर जो पोर्शन आए वो भी गिर रहे थे, तो इसको भी निकालना है और रीसेट करना है, फिर ठीक करना है। नेक्स्ट, तो इनर कोर पहले निकाले, ये जो देख रहे हैं वो इनर कोर है, उसके बाद आउटर कोर है, उसके बाद एक और कोर है, ये है तीसरा। नेक्स्ट, 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 ये सब टेक्निकल चीजें, इसीलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट, फिर ये जापान से आए हुए हैं, इसके बारे में पूरा स्टडी करने के लिए जापान गवर्नमेंट ने इनको भेजा, प्रोफेसर आरा को भेजा। नेक्स्ट, और ये क्रिस्टियन वेनहार्ट है, वो जो आपके सामने दिख रहे हैं, ये वो यूनेस्को की तरफ से है, और काफी यूनेस्को रिप्रेजेंटेटिव्स भी आए और उनको पूरा दिखा दिया, क्योंकि हमको पूरा फाउंडेशन तक जाना है, फाउंडेशन से खोद के उसको ठीक ठाक करेंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट, तो पूरा फ्लोरिंग के एविडेंसेस मिला, चारों तरफ के फ्लोरिंग के एविडेंसेस मिला। फिर इसके मॉडल अभी जो जिस तरह मिला था उस तरह के एक मॉडल बनाया। नेक्स्ट, इसका प्लान कैसा था वो बनाया। नेक्स्ट, नेक्स्ट, फिर इसको ये इसके इनर कोर, आउटर कोर, फिर आउटर कोर, वो सब चीजें ड्राइंग्स पहले बनाना पड़ता है। नेक्स्ट, और फिर इसे कर्वेचर किस तरह था उसके बारे में पूरा स्टडी किया, क्योंकि ये सब चीजें अगर नहीं देंगे यूनेस्को नहीं मानेंगे, तो इसके पूरे कर्वेचर किस तरह था उसके बारे में पूरा स्टडी किया। नेक्स्ट, ये सब आपके लिए टेक्निकल चीजें हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट, और उसके बाद जो रेलिंग था, वो रेलिंग छोटी छोटी पीसेस में मिले हमें, तो उसको कैसे करना है तो वो वहां दिखा रहे। नेक्स्ट, ये उसके लिए खांचा है वो बिठाने के लिए। नेक्स्ट, ये उसका रेलिंग के अपराइट के पिलर्स है। नेक्स्ट, ये इन सब चीजों के बारे में पूरा स्टडी करने के बाद फिर टीम आया, फिर अमेरिकन टीम आया, पूरा उनको एक्सप्लेन किया, बताया,
तब वो सेटिस्फाई हुआ, तो उनसे कहा कि ये पीस यहाँ आएगा, ये पीस यहाँ आएगा, उनको पूरा एक्सप्लेन किया। फिर उसके कर्वेचर के बारे में फिर उनको भेजा, उन्होंने लिख के पूछा कैसे क्या कर्वेचर होगा उसका, तो उसको एक्सप्लेन करते हुए उनको फिर हम लोगों ने भेजा नेक्स्ट। तो फिर पूरा जैसे उनको बताया तो उसी तरीके से ये मेडी का पोर्शन, नीचे का पूरा पोर्शन बनाया नेक्स्ट। अब वो इनर कोर है, ओरिजिनल कोर है, अशोक का कोर है, तो उसमें कुछ होना नहीं चाहिए। अभी हमको बाहर जहाँ आदमी खड़ा है वहाँ नया ब्रिक हम लोग उसी तरीके का अशोकन ब्रिक का उसी तरीके ब्रिक का बना रहे हैं, लेकिन उसमें और ओरिजिनल में फर्क रहना चाहिए, उसमें मिसयूज नहीं होना चाहिए। बाद में 1000 साल के बाद भी अगर कोई आदमी आया तो उनको पता लगना चाहिए ओरिजिनल कोर क्या है, फिर हमने क्या एडिशन किया है। इसीलिए दोनों के बीच में जियो टेक्सटाइल्स डाला नेक्स्ट। और ये जियो टेक्सटाइल ये जो ना अगर 2000-3000 साल के बाद भी ये खराब नहीं होगा, तो इसको दोनों को ओरिजिनल को आजकल जो हमने बनाया उससे डिवाइड करने के लिए ये कपड़ा उसके अंदर रखा नेक्स्ट। फिर उसका मॉडल फिर जमीन में, अब इसी तरीके के मॉडल तैयार करके ये इस तरह होगा, फाइनली जब हम करेंगे वो इस तरह होगा करके उनको मॉडल तैयार करके यहाँ से भेजा नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। और उसमें कौन कौन सी ब्रिक क्या क्या साइज होगा ये वो साइज है नेक्स्ट नेक्स्ट। वो ब्रिक तैयार किया नेक्स्ट नेक्स्ट। अब जियो टेक्सटाइल्स लगाया पूरा ओरिजिनल के ऊपर, उसको बचाने के लिए, उसको इससे मिक्सअप नहीं होना है नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। अब देखिए कितना जो किस तरह जो गिरा पड़ा था उसी को हम लोगों ने ठीक ठाक किया। ये आउटर कोर है और ये ओरिजिनल नहीं है, लेकिन ओरिजिनल को बचाने के लिए ये जियो टेक्सटाइल्स लगाया नेक्स्ट। क्योंकि हर जगह पे एक एक जो ना उसको चेक मेजरमेंट देता है क्या क्या कोई भी चीज गलत होना चाहिए, कोई भी जो ओरिजिनल स्टोन नहीं है उसको यूज नहीं करना चाहिए। तो इसमें हर एक में जो नंबरिंग है वही जो अशोक का पीरियड का वही यूज करना चाहिए, जो नहीं है उसको अलग दिखाना चाहिए। जब मैं उसी टाइम में ये हुआ था कि मुझे मेरा ट्रांसफर हो रहा था क्योंकि कॉमनवेल्थ के लिए मुझे दिल्ली आना था, तो इसीलिए ये मार्च का महीने का जो फोटोग्राफ है लोगों ने कहा कि नहीं आपको जाने के बाद सारे लोगों का एक फोटोग्राफ होना चाहिए। फिर मैंने कहा कि मुझे 3 महीने का एक्सटेंशन चाहिए ताकि ये काम मैं कम से कम पूरा कर सकता हूँ। तो गवर्नमेंट ने पहले माना नहीं क्योंकि उस टाइम में कॉमनवेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट था, कॉमनवेल्थ के लिए यहाँ बुला रहे थे। लेकिन बाद में जब मैंने प्रेस किया तब लोगों ने फिर गवर्नमेंट ने फिर माना नेक्स्ट। फिर 3 महीने के अंदर मैंने ये पूरा काम कंप्लीट किया सतारा का नेक्स्ट। तो आपने इसी तरीके से देखा था जो स्तूप था, अब वो कैसा है नेक्स्ट, या इसी तरीके से टूटे हुए देखा था आप लोगों ने नेक्स्ट। अब ये इसी तरीके से ये 4 साल लगा हम लोगों को, लेकिन इसको बिल्कुल एकदम ठीक ठाक कर दिया है। अब ये भी कम से कम जनरल 1000 साल के लिए आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये उसमें जो मटेरियल जो यूज किया है वो ऐसी मजबूत मटेरियल है, आपको हर साल जो है थोड़ा सा एनुअल कंजर्वेशन का काम करना पड़ेगा, बाकी और कुछ करने की जरूरत नहीं। अब हजारों विदेशी लोग जो सिर्फ ये देखने के लिए जाते हैं, क्योंकि सांची स्तूप से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर है नेक्स्ट। बस थैंक यू सो मच, थैंक यू, आपने बहुत ज्यादा पेशेंट हियरिंग दिया। जमाने की बन आबरू बोलता है और बड़े गौर से बात सुनती है दुनिया, जो भारत का कोई के गुरु बोलता है। सम्राट अशोक क्लब भारत गर्वान्वित है कि हमारे बीच के साहब जैसा मनीषी उपस्थित हैं, जिन्होंने हम कैसे कारवां को आगे बढ़ाएं, एक दिशा दी और एक क्रांतिकारी दिशा। मैं सम्राट अशोक क्लब का केंद्रीय पदाधिकारी होने के नाते आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हमारा सम्राट अशोक क्लब आजीवन आपके इन कार्यों के लिए ऋणी रहेगा। एक निवेदन और मैं करूंगा आपसे, क्योंकि आपके पास इतना लंबा अनुभव है, इतना कार्य करने की का जो एक लंबा अनुभव आपके पास है,
जाते जाते एक काम जरूर करिएगा, हमारे लिए एक और केक दे के जाइए। हमारी विनती है, याचना है, प्रार्थना है आपसे कि अन्य जो आप शेष कार्य हैं आपके छूटे हुए, उनको भी जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ी, उनको भी हमको दुरुस्त चुस्त करना है। और हम इस कार्य में लग गए हैं, लेकिन आप जैसे व्यक्तियों की हमें पक पर आवश्यकता होगी। और मुझे आशा ही नहीं वरन पूर्ण विश्वास है कि आप मेरी भावनाओं को, हमारे सम्राट अशोक क्लब की भावनाओं को समझ रहे होंगे और आप अपनी प्रतिमूर्ति प्रतिरूप हमारे बीच छोड़ के जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय साहब।